दोस्तों, मैं रणजीत सेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए जो मैंने पहले वीडियो डालकर बताया है कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो है क्लासें लेकर आ रहा हूं। तो बीएससी अभी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के लिए अभी बाद में लाएंगे, लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर मैथ की क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें जो बीएससी मैथ सेकेंड ईयर है उसका जो पेपर सेकंड है मैथ का अवकल समीकरण वाला, तो उसमें क्या है कि उसमें 5 यूनिट है, जिसमें से 4 यूनिट तो अवकल समीकरण में से हैं, जबकि 1 यूनिट जो है वो आंशिक अवकल समीकरण है उसमें से है। तो हम पहले इस अवकल समीकरण की 4 यूनिट पढ़ेंगे और उसके बाद वो 1 यूनिट पढ़ेंगे। और भी बुक्स करवाऊँगा, लेकिन पहले यह बुक करेंगे और बाद में वो बुक करेंगे, वो जो शेष बुक है वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब हमें इस यूनिट में फर्स्ट यूनिट में क्या है कि फर्स्ट चैप्टर में जो कुछ एक मैं जेपीएच की बुक से पढ़ा रहा हूँ, आप भी जेपीएच की बुक्स लाकर पढ़े। जेपीएच की बुक्स क्यों पढ़े? क्योंकि जेपीएच की बुक्स से ही ज़्यादातर पेपर बनाया जाता है। और बीएससी के छात्रों के लिए क्या है कि और सभी सब्जेक्ट तो सॉलिड पेपर से रट के पास हो सकते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रट कर पास नहीं हुआ जा सकता, समझना ही पड़ता है। तो मैं आपके लिए कुछ समझाने के लिए लेकर आया हूँ, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और समझते रहिए, मैं आपको यूँ ही समझाता रहूँगा। यदि किसी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब आगे हम जो है आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ाने वाले हैं, तो चलो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, इस हमारा जो यूनिट फर्स्ट है या जो चैप्टर फर्स्ट है इसका नाम है ये। अब इसमें क्या है कि किसी भी चैप्टर या यूनिट को पढ़ने से पहले उस चैप्टर या यूनिट के बारे में कुछ जान लेना उचित रहेगा। और जो ये मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगा, ये डेफिनेशंस पिछली कई सालों में एग्ज़ाम में पूछी भी गई है, तो यह वैसे भी इम्पोर्टेंट है उस तरीके से भी, तो आप ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिए। तो चलो इसके बारे में ही पहले बात करते हैं, अवकल समीकरण के बारे में बात करते हैं। तो अवकल समीकरण एक समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चरों, आश्रित चर अथवा आश्रित चरों के मध्य चर के अवकल गुणांक के बीच संबंधित हो, अवकल समीकरण कहलाता है। अब अवकल समीकरण क्या होता है? जैसे यहाँ y और x के मध्य यह संबंध बता रहा है। तो अब आश्रित चर और जो स्वतंत्र चर है उसकी बात आए तो बहुत से छात्रों को आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बारे में पता नहीं है, तो मैं बताऊं उनको कि dy/dx में y जो है वो आश्रित चर है, x स्वतंत्र चर है। कैसे? कि जो y जो है वो x पर निर्भर कर रहा है, y जो है x पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ आश्रित क्या हुआ? y यहाँ आश्रित है, जबकि y यहाँ आश्रित चर है, जबकि x एक स्वतंत्र चर है। ठीक है दोस्तों, देखो dy/dx बराबर x प्लस वाई माइनस 1 x प्लस वाई प्लस 1। यहाँ z एक आश्रित चर है, x स्वतंत्र चर है, z एक आश्रित चर है, y एक स्वतंत्र चर है। ठीक है, इस समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं। यह एक साधारण अवकल समीकरण है और यह एक पार्शियल आंशिक अवकल समीकरण है। अब वो मैं आगे आपको और डेफिनेशन करके बताऊंगा। अब साधारण तथा आंशिक अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। दो साधारण जो अवकल समीकरण है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए तो अब मैं इसकी परिभाषा डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो उसको साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। अब देखो इसमें एक हमें पता चला कि एक ही स्वतंत्र चर
इसे आप यह नोटिस करिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो उसको साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। तो यहाँ dy/dx बराबर x प्लस वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई प्लस 1, यहाँ क्या है कि स्वतंत्र चर यानी जो नीचे है तो यह एक स्वतंत्र चर है, तो x इसमें सिर्फ हम y का रिलेशन सिर्फ x के सापेक्ष ही बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आंशिक अवकल समीकरण की बात करते हैं। पार्शियल इसमें कुछ अलग होता है। देखो ये समझाता हूँ मैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊँ तो इसकी डेफिनेशन देखो पढ़ते हैं। जब किसी अवकल गुणांक में से एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तथा आंशिक अवकल गुणांक इनमें से किसी एक के भी सापेक्ष आते हो तो उसको आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। इसमें क्या बोला है इसने, जब किसी अवकल समीकरण में से एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तथा आंशिक अवकल गुणांक इनमें से किसी एक के भी सापेक्ष आते हैं तो उसको आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। आंशिक अवकल समीकरण में क्या होता है कि जो स्वतंत्र चर है वो एक से ज़्यादा होते हैं। देखो इसमें मैं आपको इस उदाहरण से समझाऊं। देखो इसमें z जो हमारा जो आश्रित चर है वह तो z एक ही है, लेकिन जो हमारे स्वतंत्र चर हैं वो x और y, अब दो हमारे पास स्वतंत्र चर हैं। इसी प्रकार जो आंशिक अवकल समीकरण होते हैं उसमें जो स्वतंत्र चर हैं वो एक से अधिक होते हैं। इसीलिए स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बारे में जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको आगे पीछे बताया है। अब आगे मैं आपको अवकल समीकरण की कोटि तथा घात के बारे में बताऊंगा, जो हमारे इस यूनिट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं पिछले सालों में और पूछे जाएंगे। क्योंकि अवकल समीकरण की कोटि और घात पर हमारा जो यूनिट का पहला क्वेश्चन है वो आता है, जो 2 नंबर या 4 नंबर का आता है। तो हमें इसे बहुत, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और हमें इसे बहुत ज़्यादा पढ़ना भी होगा। तो इसके मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलो मैं पहले इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ। अब हम अवकल समीकरण की कोटि तथा घात की बात करते हैं। तो अवकल समीकरण की कोटि तथा घात की बात करें तो देखो अवकल समीकरण की, पहले अवकल समीकरण की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो परिभाषा की डेफिनेशन की यदि बात की जाए, जब किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज को उच्चतम अवकलज की कोटि को ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। देखो इसमें कुछ थोड़ी मिस्टेक है, इसलिए देखो साथ साथ आप नोट्स बनाते जाना, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आगे भी आपको काम में आएंगी। यदि आप एमएससी करोगे तो भी आपको काम में आएंगी। और कोई छोटी मोटी मिस्टेक मेरे द्वारा हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और बस आपको नोट्स बनाने हैं इनके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो अब इसका उदाहरण मैं आगे आपको देकर पूर्ण तरीके से आपको समझाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, या आप डेफिनेशन लिख लो, उदाहरण में आगे आपको समझाऊंगा भी और उदाहरण भी दूंगा। किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज, इसमें देखो वैसे मैं आपको सरसरी तौर पर बताऊं तो इसमें उच्चतम अवकलज बोला है। यदि हम किसी समीकरण को जैसे किसी x के सापेक्ष अवकलन किया या y के सापेक्ष अवकलन किया, तो उसमें उच्चतम जो अवकलज की कोटि है वही कोटि उस समीकरण की जो है कोटि कहलाती है। अब घात की बात आती है तो अवकल समीकरण की घात डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। परिभाषा की बात आए, किसी अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उसमें आने वाले सबसे उच्चतम अवकलज की घात को ही अवकल समीकरण की घात कहते हैं। अब देखो इसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण है कि पूर्ण बीजीय बोला है इसने, एक तो परिमेय तथा पूर्ण बीजीय, और एक बोला है उच्चतम अवकलज की घात। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है, क्योंकि यदि हमें कोई समीकरण पूर्ण बीजीय रूप में दिया
पूर्ण बीजीय रूप में नहीं दिया गया है तो हम पहले उसे पूर्ण बीजीय रूप में बनाएंगे। और यदि उसके हमें देखना है कि उच्चतम कोटि की घात बतानी है हमें, ठीक है ना। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि जो क्वेश्चन में कुछ एक बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। हाँ दोस्तों, अब हम क्या है कि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में उन पे रिहर्सल करते हैं। क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आपको करना है, कैसे एग्ज़ाम में आएगा। तो एग्ज़ाम में जो है वैसे लैंग्वेज रूप में क्वेश्चन आएगा, तो लैंग्वेज, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन आया करते हैं, जैसे ऊपर पहले क्वेश्चन दे दिया जाता है, फिर उसमें 2-3 क्या है कि कोटि और घात के छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए 2-3 क्वेश्चन एक साथ भी आ सकते हैं क्योंकि वो छोटे हैं। तो देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ऐसे है कि निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्नलिखित जो हमें समीकरण दिए जाएंगे उनकी कोटि और घात हमें ज्ञात करनी होगी। तो क्वेश्चन यदि मैं फर्स्ट आपको बताऊं, क्वेश्चन फर्स्ट की यदि बात करें हम, तो क्वेश्चन फर्स्ट हम पहले करते हैं और फिर आगे बढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। d²y/dx²। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और कोई छात्र तुम्हारा सहपाठी हो और उसे भी वही भी बीएससी कर रहा हो, तो वह भी बिना कोई फीस के अपनी तैयारी को जारी रखे और बीएससी में अच्छे परसेंटेज बना सके। अब देखो मैंने आपको घात और कोटि की बात की है, तो घात और कोटि यदि मैं इनमें अब आपसे पूछूं कि घात और कोटि बताओ, तो ऑब्वियसली नहीं बता पाएंगे क्योंकि कुछ एक बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा। और वैसे 12वीं क्लास में यह है, तो 12वीं क्लास में कुछ एक छात्र पढ़े होंगे तो वह डिग्री या कोटि या घात की बात कर सकेंगे। तो अब इसमें बताऊं तो देखो मैं आपको पहले जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं वो आपको क्या करने होते हैं, पहले तो आपको देखना होता है कि परिमेय, इस जो हमारे पास समीकरण है इसकी घात या जो हमारे पास इस समीकरण में जो पद हैं उनकी जो घात है वो पूर्ण बीजीय या परिमेय होनी चाहिए। यदि नहीं है या यदि ये सरल रूप में नहीं है तो पहले इसे सरल रूप में बनाया जाता है और उसके बाद उसे सोल्व किया जाता है। तो अब इसे पूर्ण बीजीय रूप में पहले बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये तो पूर्ण बीजीय है, यदि नहीं होता तो हमें कुछ उसमें या तो जैसे कुछ उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती और उसे बीजीय रूप में लाना पड़ता। तो अब इसमें कोटि और घात की बात होती है, तो कोटि किसकी देखी जाती है? कोटि जो सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है, जो सबसे ज़्यादा अवकलज हुआ है, उस पद की हमें कोटि और घात निकालनी होती है। कोटि और घात हमेशा एक सेम पद की ही निकलेगी, यह नहीं कि इसकी कोटि निकाल रहे हो और इसकी घात निकाल रहे हो, तो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये। तो इसकी कोटि जो है, कोटि तो 2 हुई क्योंकि ये 2 बार डेरिवेटिव है d²y/dx²। और घात की यदि बात करूं मैं तो घात इसकी 1 हुई। ठीक है दोस्तों, समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से देखिए, और यदि समझ में आया तो अगला क्वेश्चन पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए। कमेंट, जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए, फिर देखिए कि आपका कमेंट उनसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फिर यदि नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो स्टार्ट करके देखो आगे कि हमसे क्या गलती हुई। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं। और वैसे तो मैं मानता हूँ कि आपका अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपकी क्वेश्चन ज़्यादा सही होते जाएंगे। d²y/dx² प्लस अगला क्वेश्चन करते हैं dy/dx प्लस y/dx = x⁻³ अब ये क्वेश्चन देख के तो आपको बिल्कुल कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये तो साधारण रूप में नहीं है, इसे तो साधारण रूप में बनाना पड़ेगा। तो मैं आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप इसका समाकलन ना करें। कुछ एक छात्र क्या हैं, देखो होशियार छात्र तो ठीक है, जो ज़्यादा होशियार होते हैं वो अपना दिमाग लगाते हैं और गलत कराते हैं। तो आप ज़्यादा दिमाग न लगाए,
जितना आपको करना आता है उतना ही करें, ठीक है। तो आपको सीखो, हर चीज़ को सीखने से ही, कोई भी ऊपर से सीख के थोड़ी आता है, कोई टीचर पढ़ाता है तो वह भी यही सीखता है, तो आपको भी सीखना है। अब इसमें आपको इसे सोल्व करने के लिए क्या करना है, हम एक बार इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। पूरे टर्म का करना है, न कि किसी एक पद का, ठीक है। तो पूरी टर्म का यदि हमें समाकलन करना है तो अवकलन करना है तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और किसी भी समाकलन का अवकलन करते हैं तो उसका जो चिन्ह है वो उठ जाता है और सेम वही टर्म आ जाती है, तो 3x स्क्वायर। तो हमारे जो समाकलन के चिन्ह थे वो हट गए और हमारे पास ये टर्म प्राप्त हुई। अब इस टर्म में आप देखो कि अब तो ये सरल रूप में है ना, तो ये बिल्कुल सरल रूप में है और अब हम इसका आंसर बता सकते हैं। आप भी बता सकते हो, एक बार यहीं पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितनी इसकी कोटि आएगी और कितनी घात आएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसे आगे और सोल्व करता हूँ। इसे यदि मैं आगे और सोल्व करूँ तो इसकी कोटि की बात की जाए तो कोटि हम इस पद की निकालेंगे, क्योंकि इसी पद की कोटि सबसे ज़्यादा है और घात भी इसी पद की निकालनी रहती है। तो कोटि कितनी हुई, कोटि हमारी 3 हुई। और घात की बात की जाए तो घात हमारी जो है 1 हुई, क्योंकि कोटि और घात, कोटि 3 है और घात 1 है, ठीक है दोस्तों। चलो अब मैं इससे आगे बढ़ूं और एक क्वेश्चन और लेके आए हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स। और जो है समाकलन करना है हमें एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष। अब हम इसका समाकलन न करके संपूर्ण जो हमारा पूरा जो समीकरण है इसका एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देंगे और हमारे पास जो है एक सरल रूप प्राप्त होगा। तो पहले हम वो सरल रूप प्राप्त करते हैं, फिर हम जो है वो पूर्ण बीजीय वाला तरीका है उसके क्वेश्चन करेंगे। पहले से सोल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो सरल रूप में बनाना होगा जिसे। अब इसमें कोटि और घात अभी ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो हम पहले क्या करेंगे कि इसको जो है सरल करेंगे। तो एक बार x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर। यदि किसी बच्चे को ये सब करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी मतलब आपको अवकलन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम अवकलन की भी एक क्लास लेकर आएंगे और अवकलन को भी आपको समझाएंगे। लेकिन जो बच्चा बीएससी कर रहा है उसे अवकलन तो कम से कम आना ही चाहिए। इसी आधार पर हम पहले ये करा रहे हैं। यदि हमें कुछ ऐसा लगा कि बच्चों को अवकलन नहीं आ रहा है तो हम अवकलन की क्लास भी लाएंगे, आप टेंशन। और यदि कोई डाउट है तो आप, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में आप डाल सकोगे डाउट्स। अभी ऐप तो बना नहीं सकते और मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम है। वैसे आप कमेंट में बता सकते हो, यदि कुछ पूछना है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और डाउट्स के लिए मैं लाइव सेशन भी लेकर आऊँगा। अब इसमें हम कोटि और घात की बात करें तो कोटि तो हमारी जो है 3 हो गई और घात जो हमारी 1 हुई। अब अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो अब इसे हमें पहले थोड़ा इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्व नहीं करेंगे तो इसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे। तो पहले हम इसे सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करना, अब इसे हम पहले सोल्व करते हैं। देखो सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे कि हमारे पास जो ये है पहले इसका पक्षांतरण कर लेंगे और इसे एक तरफ ले आएंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ये हुआ वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। पहले पक्षांतरण कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, डी वाई बाई डी एक्स।
अब इससे क्या है कि ये भाग में उस तरफ गुणा में भेज देंगे तो हमारे पास क्या होगा वाई स्क्वायर। मैं डायरेक्ट गुणा करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप अब बीएससी में हो, कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तो आप इजीली इसे समझ पाओगे। अब देखो हमारे पास ये एक साधारण टर्म आ गई। अब कुछ एक बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें तो दोनों ही सेम आ गए, अब कौन सा लेना है, तो हमें वही लेना है जिसकी घात ज़्यादा हो कोटि ज़्यादा हो। तो हम घात और कोटि जिसकी दोनों ज़्यादा है तो इसकी घात और कोटि दोनों ज़्यादा है, क्योंकि कोटि तो सेम है लेकिन घात तो ज़्यादा है, कोई सी भी एक चीज़ ज़्यादा होते हैं। लेकिन पहले हमें कोटि देखनी है, यदि कोटि ज़्यादा है तो हमें घात से फिर कोई मतलब नहीं है। यदि कोटि समान आ जाती है तो फिर हम उसे घात देखते हैं कि उसमें घात किस पद की सबसे ज़्यादा है। तो इसमें कोटि तो जो है हमारी 1 हो गई और घात की यदि मैं बात करूं तो घात हमारी 2 हो गई। यदि किसी बच्चे के कोई डाउट है तो बिल्कुल बोल सकता है वो। देखो अब आया हमारा वो पूर्ण बीजीय वाला क्वेश्चन, बहुत से छात्र इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो अब आया है। अब इसमें अब यदि आप ये क्वेश्चन करना चाहो तो हमारे वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और बिल्कुल करिए। आपको यदि आता है तो आप अपना कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे बढ़ाइए, पहले ये क्वेश्चन कीजिए, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें कब जब आए तो हमारा जो कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो अब मैं यदि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बात कहूँ तो अब हमें इसे देखते ही पता चल रहा है कि यह एक साधारण फॉर्म में नहीं है, यह एक पूर्ण बीजीय रूप में नहीं है। पता चल रहा है ना। देखो 4/3 इसकी पावर है तो हमें इसे पूर्ण बीजीय रूप में, तो पूर्ण बीजीय रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी दोनों तरफ की जो पावर है घात जो है उसे 3 बार गुणा कर देंगे, मतलब इसकी पावर जो है थर्ड जो क्यूब है दोनों तरफ से क्यूब कर देंगे, इसका घन कर देंगे दोनों तरफ से। यदि हम घन करेंगे तो क्या होगा y + x dy/dx का होल स्क्वायर होल की पावर 4x d²y/dx² और इसकी होल क्यूब। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें उतना ही लगाना है जितना हमारा सॉल्यूशन उससे हो जाए। देखो इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि हमें देखो कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें हमें कोटि और घात का ही बताना रहता है, तो इसमें कोटि ज़्यादा होते ही हम उस वाले पोर्शन को छोड़ देंगे। इसमें कोटि देखो 2 है, इसमें कोटि 1 है और इसमें कोटि 0 है। तो अब यहाँ कोटि और घात यहीं से बतानी है तो हम इसे 4 को हम जो है सोल्व नहीं करेंगे, हम यही आंसर दे देंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और उसे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं होगा कि आप इस वाले को सोल्व करके आ रहे हो नहीं आ रहे हो, उसे जो क्वेश्चन का आंसर है वह चाहिए होगा। तो क्वेश्चन का आंसर की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन के आंसर की तो हमारी कोटि तो है 2 हो गई, अब तो कोई भी बच्चा इसे बता सकता है, और घात जो है 3 हो गई। अब तो इतनी क्लास देखने बाद तो बच्चा भी इसका आंसर बता सकता है, आप तो फिर भी अच्छे बच्चे हो। अब यदि हम छठे क्वेश्चन की बात करें और छठा क्वेश्चन कैसा हो, अब मैं छठा क्वेश्चन लिखूंगा जब तो आप उसका आंसर फट दे दोगे, मुझे भी इतना विश्वास है आप पूरा उसका आंसर इजीली दे पाओगे। तो अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दो, पहले यहीं पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। यदि नहीं आ रहा है तो मैं भी आपको बताऊंगा। चलो हम इस क्वेश्चन का करते हैं, दोनों तरफ इसका हम यदि वर्क करते हैं तो d²y/dx² का होल स्क्वायर 1 + dy/dx। अब देखो सॉरी, क्योंकि हाफ से स्क्वायर करेंगे तो अंडर जो है हट जाएगा। अब यदि यहाँ इसका वर्ग हो रहा होता या क्यूब यहाँ हमारे पास 3/2 इसकी पावर दी गई होती तो हम इसका क्यूब नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो कोटि है वो प्राप्त हुई है, तो कोटि पहले ही प्राप्त हो चुकी है तो कोटि 2 हुई और जो घात है वह भी 2 प्राप्त हुई। अब हम इस कोटि और घात के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं।